हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं सभी। उम्मीद करता हूं सभी ठीक होंगे। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पैशन केमिस्ट्री पर। ठीक है, तो आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा, जैसे हमने लास्ट वीडियो के एंडिंग में आपको बताया था कि जो नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है वो हमारा रहेगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी के रिगार्डिंग। ठीक है, इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी जो है इसकी हमें क्या रिक्वायरमेंट हुई, ठीक है, क्यों इस थ्योरी को डिस्कस किया गया, ये सभी अभी हम बातें करेंगे। लेकिन बातें करने से पहले मैं आप सभी को कहना चाहूँगा, अगर आप मेरे YouTube चैनल पर नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने साथ पेन और नोटबुक ज़रूर रखें जिससे कि आप अपने नोट्स बना सकें। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो वेव थ्योरी है, ये सबसे पहले किसने इसको एक्सप्लेन किया, किसने इसको एक्सप्लेन किया और क्या इसकी ज़रूरत हुई। तो पहले हम बात करते हैं कि इसकी नीड क्यों हुई, इसकी जो है नीड क्यों हुई। जैसे आपको रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट में मैंने आपको बताया था कि जो रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट है उसमें आपने क्या देखा था, स्कैटरिंग देखा था, फिर कुछ कंक्लूजन निकाले थे, न्यूक्लियस के बारे में पढ़ा था, मोस्ट ऑफ दी जो पार्ट है एटम्स का वो एम्प्टी होता है, ये सब कुछ हमने डिस्कस कर लिया था। लेकिन जो बेटा आपका एलिमेंट है, जो एलिमेंट है, एलिमेंट शो लाइन स्पेक्ट्रा, क्या शो करते हैं, लाइन स्पेक्ट्रा, या आप कह सकते हो जो एलिमेंट है वो एक जो है स्पेक्ट्रा शो करते हैं जिसको हम कहते हैं क्या, कंटिन्यूस स्पेक्ट्रा कह सकते हो, एमिशन स्पेक्ट्रा कह सकते हो, एमिशन स्पेक्ट्रा। ठीक है, तो ये जो एलिमेंट शो करते हैं लाइन स्पेक्ट्रा या एमिशन स्पेक्ट्रा, ये रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट एक्सप्लेन नहीं कर पाया था और नहीं वो स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन कर पाए थे। जो न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी है या एटम्स की स्टेबिलिटी है उसको भी एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। तो इन सभी बातों को एक्सप्लेन करने के लिए जो थ्योरी आई वो आई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी, जो कि किसने दी थी, जेसी मैक्सवेल। किसने दी थी, जेसी मैक्सवेल इन 1864, इन 1864। ठीक है, तो अभी बात करेंगे इसके मेन पोस्टुलेट की, मेन पॉइंट्स की बात कर लेते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी में। ठीक है, मेन पॉइंट्स, मेन पॉइंट्स क्या क्या थे किसके, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी के। तो सबसे पहला जो पॉइंट था बेटा, इसने क्या कहा कि जो एनर्जी है वो एमिटेड होती रहती कंटिन्यूसली। ठीक है, एनर्जी इज एमिटेड कंटिन्यूसली फ्रॉम द सोर्स इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशंस और वेव्स की फॉर्म में। ठीक है, ये क्या था इसका फर्स्ट स्टेप, एनर्जी इज एमिटेड एनर्जी इज एमिटेड continuously from the source, और इस यूनिवर्स में सबसे बड़ा जो एनर्जी का सोर्स आपको पता है वो क्या है, सन। क्या है बेटा जी, सन। इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशंस, इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन। इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन या वेव, ये इसका फर्स्ट पोस्टुलेट। सेकेंड पोस्टुलेट, द रेडिएशंस consist of electric and magnetic field. The radiations consist of electric and magnetic field, जो कि क्या होती हैं, ये इलेक्ट्रिकल और जो मैग्नेटिक फील्ड है बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, एंड टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन of propagation.
डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम इसको समझना चाहें तो बिल्कुल ध्यान से समझना है बेटा। ये हमने क्या है, एक ठीक है, यह हम एक डायग्राम बनाएंगे और उस डायग्राम की हेल्प से हम समझेंगे कि कैसे क्या कौन सी डायरेक्शन है मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक, और कह सकते हो आप मैग्नेटिक। अगर मैं ये वाली एक्सिस, ये आपकी एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है, एक्स वाई जेड। जो एक्स है ये है डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन, डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन। ये जो वाई डायरेक्शन पर है ये है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, E.M, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। और जो जेड है बेटा ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड। और अब ये क्या कहता है कि ये अगर आपकी इस टाइप से, अगर मैं दिखाना चाहूँ आपको, थोड़ा सा समझने की कोशिश करना, ये थ्री डायमेंशनल में है, ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन है, ठीक है। डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशंस पर अगर मैंने क्या दिखाया, इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इसके अलावा जो एक और बनेगी ये ऐसे, ठीक है। ये एक दूसरे के क्या है, एक यहाँ से भी बन सकती है ऐसे, कुछ ऐसे करके, ठीक है। ये तीनों आपस में क्या रहती है, परपेंडिकुलर टू ईच अदर, परपेंडिकुलर टू ईच अदर। मतलब आप देखो ना, ये ऐसे करके एक रूल पढ़ते थे आप, थम्स रूल। ये क्या रहता है, ये थम्स रूल्स में क्या पढ़ते थे कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस है, मैग्नेटिक रेडिएशंस, मैग्नेटिक फील्ड और डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन। थंब रूल्स को इससे आप पता चलता है कि ये तीनों क्या एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, क्या है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, ठीक है। फिर इसके बाद जो हम डिस्कस करेंगे, करेक्ट, ये क्या हुआ, मेन पॉइंट्स, क्या हुआ, मेन पॉइंट्स। एक पॉइंट्स और डिस्कस कर लेते हैं हम। जो थर्ड पॉइंट है वो है रेडिएशंस ट्रेवल्स विद द वेलोसिटी ऑफ लाइट। रेडिएशन travels with velocity of light। इसकी जो है आपकी किस वेलोसिटी से, वेलोसिटी ऑफ लाइट की स्पीड से क्या करती है, ट्रेवल्स करती है। एंड हैव वेव कैरेक्टर्स, एंड हैव वेव कैरेक्टर्स, एंड वेव कैरेक्टर्स रखती है। क्लियर है। तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स थ्योरी थी, इन्होंने एक्सप्लेन किया था जो आपकी रेडिएशंस है उनका कैसा नेचर होता है, वेव। ये काफ़ी बार आपसे एग्जाम में पूछा भी जाता है कि कौन सी थ्योरी है जो कि एक्सप्लेन करती है रेडिएशंस का जो नेचर वो वेव होता है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी होती है, जो कि जेसी मैक्सवेल ने आपको क्या दी थी। फिर इसके बाद है कैरेक्टरिस्टिक्स, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव। वेव का क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होगा, ये सिंपल डेफिनेशंस है और ये डेफिनेशंस आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। और इन्हीं डेफिनेशंस, इनकी यूनिट के बेस पर ही आगे क्या है, आप न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। हम क्या करेंगे, न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करेंगे। क्लियर है। तो जैसे मैं एक डायग्राम बनाने वाला हूँ, अभी हम 2 डायमेंशनल में चलेंगे, ये ठीक है। तो वेव कैसे चलती है बेटा बताइए। जो आपकी वेव चलती है इस तरीके से चलेंगी, इस तरीके से आपकी क्या है, वेव चलती हैं, ठीक है। तो जो ये वाला पार्ट है, ये अपर वाला पार्ट, इसको हम कहते हैं क्रस्ट, और नीचे वाले पार्ट को हम क्या कहते हैं, ट्रफ, ठीक है। और जो ये है, या क्रस्ट का या जो है ट्रफ, ये जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन है, ये इसको कहेंगे हम ए फॉर एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड। तो जो सबसे पहली बेसिक डेफिनेशन आती है इसी के रिगार्डिंग, समझ आया ये मैंने क्या दिखाया है, वेव नेचर ऐसे इस टाइप से। और ऊपर वाला जो मैंने पार्ट दिखाया ये वाला पोर्शन, इस वाले पोर्शन को बेटा जी मैंने क्या कहा है आपका, इस वाले पोर्शन को हमने कहा है क्रस्ट। और जो नीचे गया है
इस वाले पोर्शन को हमने क्या कहा है, ट्रफ। और ए हमने क्या लिया है, एम्पलीट्यूड। क्या लिया है, एम्पलीट्यूड। तो सबसे पहले जो डेफिनेशन आती है वो होती है वेवलेंथ। वेवलेंथ जिसको हम रिप्रेजेंट करेंगे लैम्डा से। किससे रिप्रेजेंट करेंगे, लैम्डा। तो वेवलेंथ क्या होती है, डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव क्रस्ट या ट्रफ। मतलब यहाँ से एक ये सक्सेसिव दो क्रस्ट ये बनती हैं या सक्सेसिव दो ट्रफ आपकी ये बनती हैं। इतनी बात क्लियर है। तो जो लैम्डा है, क्या है इसका जो सिंबल है, ये लैम्डा कहलाता है। क्या कहलाता है, ये लैम्डा। तो लैम्डे को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, वेवलेंथ को कैसे डिफाइन करोगे, जो डिस्टेंस है किसी भी दो सक्सेसिव क्रस्ट या दो सक्सेसिव ट्रफ, उसको हम क्या कहेंगे, वेवलेंथ। डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव क्रस्ट या आप कह सकते हो ट्रफ, इसको हम क्या कहेंगे, लैम्डा। यूनिट क्या हो सकती है इसकी, यूनिट्स की बात कर लेते हैं। यूनिट्स पर ज़्यादा फोकस रखना है आपको। इसकी जो यूनिट होंगी बेटा वो या तो एंगस्ट्रॉन ले सकते हैं आप, नैनोमीटर भी ले सकते हैं, पिकोमीटर भी ले सकते हैं, सेंटीमीटर भी ले सकते हैं, मीटर भी ले सकते हैं। ए फॉर एंगस्ट्रॉन, ये क्या है, एंगस्ट्रॉन, नैनोमीटर, पिकोमीटर, सेंटीमीटर और मीटर। एक रिलेशन देख लेते हैं इस यूनिट में कुछ, ठीक है, यूनिट में कुछ रिलेशंस की बात कर लेते हैं। तो चलिए, जो एसआई यूनिट है बेटा वो क्या है, मीटर। एसआई यूनिट क्या है, मीटर। एसआई यूनिट मीटर, ठीक है। तो 1 एंगस्ट्रॉन, आपको ये बात होनी चाहिए, 1 एंगस्ट्रॉन में कितने मीटर होते हैं, तो 10⁻⁻10 मीटर। 10⁻⁻10 मीटर। 1 नैनोमीटर, 1 नैनोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 10⁻⁻9 मीटर, ठीक है। 1 पिकोमीटर में 10⁻12 मीटर। 1 फेर्मोमीटर, FM फेर्मोमीटर में कितना होगा, 10⁻15 मीटर, ठीक है। और 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10 एंगस्ट्रॉन। तो जो अभी ये मैंने यहाँ पर आपको कुछ यूनिट बताई हैं, ये यूनिट आपको बिल्कुल डेफिनेटली आनी चाहिए। ये यूनिट्स आपको बहुत ही अच्छे से क्या होना चाहिए, लर्न होना चाहिए, ठीक है, अगर आपको न्यूमेरिकल्स अच्छे से टैकल करनी है। क्लियर है। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं फ्रीक्वेंसी। किसको डिस्कस करेंगे, फ्रीक्वेंसी। सेकंड जो है बेसिक टर्म वेवलेंथ के बाद फ्रीक्वेंसी। और फ्रीक्वेंसी को हम रिप्रेजेंट करेंगे म्यू। देखो वी तो आपका ये होता है सिंपल वी, लेकिन ये देखो मैंने म्यू बनाया है, इसको हम क्या कहेंगे, न्यू या न्यू। और ये क्या था, लैम्डा। ऊपर वाला लैम्डा था और नीचे वाला क्या है, न्यू, ठीक है। तो न्यू को हम कैसे डिफाइन करें, फ्रीक्वेंसी को हम कैसे डिफाइन करें। देखो एक पॉइंट है आपका, ये लगा लो कोई भी आपका पॉइंट है, ये क्या है, एक पॉइंट है। इस पॉइंट में से नंबर ऑफ वेव कितनी पास होती हैं, इस पॉइंट में से, एक पॉइंट में से नंबर ऑफ वेव कितनी पास होती हैं इन 1 सेकेंड, इसको हम क्या कहेंगे, न्यू, यानी कि फ्रीक्वेंसी। नंबर ऑफ वेव पासिंग थ्रू ए पॉइंट, passing through a point, number of wave passing through a point in 1 second, उसको हम क्या कहेंगे, फ्रीक्वेंसी। क्या कहेंगे, फ्रीक्वेंसी। यूनिट्स की बात कर लेते हैं अभी। यूनिट्स, जो इसकी यूनिट होंगी फ्रीक्वेंसी की, ठीक है, वो क्या होंगी, हर्ट्स और साइकिल पर सेकेंड या और सेकेंड इनवर्स।
सेकंड इनवर्स। 3 यूनिट हर्ट्स कह लीजिए, या साइकिल पर सेकंड कह लीजिए, या सेकंड इनवर्स कह लीजिए, ठीक है। फिर इसके बाद है वेलोसिटी। थर्ड जो है बेसिक टर्म वो क्या है, वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होती है, जिसको हम रिप्रेजेंट करेंगे स्मॉल सी से, डिस्टेंस ट्रेवल बाई ए वेव, डिस्टेंस ट्रेवल बाई ए वेव इन 1 सेकेंड, इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में कितनी डिस्टेंस, इसमें तो पॉइंट की बात की थी हमने, लेकिन इसमें पॉइंट की बात नहीं की है। तो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की गई है वेव के द्वारा इन 1 सेकेंड, ठीक है। मान लो यहाँ से यहाँ सिर्फ इतनी ही डिस्टेंस ट्रेवल की गई है 1 सेकेंड में, तो इसको हम क्या कहेंगे, इसकी क्या है, ये वेलोसिटी। और इसकी यूनिट क्या होंगी, मीटर पर सेकेंड या सेंटीमीटर पर सेकेंड। यूनिट क्या होगी, मीटर पर सेकेंड या सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है। फिर इसके बाद आता है एम्पलीट्यूड। फोर्थ जो टर्म है बेटा वो क्या है, एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड जो कि मैंने ऊपर स्मॉल ए से रिप्रेजेंट किया था, तो इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे साई से। किससे रिप्रेजेंट करेंगे, साई से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो हाइट ऑफ क्रस्ट या डेप्थ ऑफ ट्रफ कैसे डिफाइन कर सकते हो, हाइट ऑफ क्रस्ट या डेप्थ ऑफ ट्रफ, इसको हम क्या कहेंगे, एम्पलीट्यूड। क्या कहेंगे, एम्पलीट्यूड। फिर फिफ्थ है बेटा जी वेव नंबर। वेव नंबर को जो हमने ऊपर न्यू डिस्कस किया था, ये सिंबल इस पर बार लगा देते हैं, इस पर क्या लगा देते हैं, ये बार। इसको हम क्या कहेंगे, वेव नंबर, वेव या न्यू बार, ठीक है। नंबर ऑफ वेव प्रेजेंट पर सेंटीमीटर लेंथ कैसे डिफाइन करेंगे, नंबर ऑफ वेव प्रेजेंट पर सेंटीमीटर ऑफ लेंथ। 1 सेंटीमीटर में कितनी वेव प्रेजेंट है उसको हम क्या कहेंगे, वेव नंबर। तो कैसे फॉर्मूला लिख सकते हैं हम, न्यू बार इज इक्वल टू 1 अपॉन लैम्डा, 1 अपॉन लैम्डा। क्लियर है। एक और भी रिलेशंस कर लेते हैं, रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी, वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी, जो कि बहुत ही यूज़ आएगा। ये जो रिलेशन है आपका, ये बहुत ही ज़्यादा यूज़ होगा आगे जा कर के न्यूमेरिकल्स में या फॉर्मूला डिराइव करने में, ठीक है। तो नेक्स्ट जो है रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी, वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी। इसके बारे में हम अभी डिस्कस करेंगे। तो जो रिलेशन होता है वेलोसिटी, वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी में, वो वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, न्यू इंटू लैम्डा। थोड़ा सा अच्छे से लिख देते हैं, वेलोसिटी इज इक्वल टू न्यू इंटू लैम्डा। यहाँ से अगर मेरे को क्या निकालना हो, न्यू निकालना हो, तो क्या हो जाएगा, c अपॉन लैम्डा। ये दो रिलेशन आप बहुत ही अच्छे से याद करना है, आपको बहुत ही अच्छे से क्या करना है, बहुत ही अच्छे से याद करोगे, ठीक है। ये रिलेशन आप, रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी, वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी, c इज इक्वल टू न्यू इंटू लैम्डा, और न्यू इज इक्वल टू c अपॉन लैम्डा। क्लियर है। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स था किसके बारे में, अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी, इसके बारे में था ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी। इसकी लिमिटेशंस क्या थी, इट कुड नॉट एक्सप्लेन ब्लैक बॉडी रेडिएशन,
ब्लैक बॉडी रेडिएशन और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये इसकी क्या थी बेटा जी? लिमिटेशन। क्या थी ये? लिमिटेशन। जो ब्लैक बॉडी रेडिएशंस और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन करेगी उस थ्योरी का नाम है प्लैंक क्वांटम थ्योरी। प्लैंक क्वांटम थ्योरी। तो उस थ्योरी को हम डिस्कस कर लेते हैं। इस थ्योरी के डिस्कशन के बाद हम डिस्कस करेंगे ब्लैक बॉडी रेडिएशंस एंड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, तो प्लैंक क्वांटम थ्योरी। प्लैंक क्वांटम थ्योरी। प्लैंक क्वांटम थ्योरी। तो जो प्लैंक क्वांटम थ्योरी है बेटा, इसने क्या है, एनर्जी को एक पैकेट की फॉर्म में ऑब्जर्व किया, या इसको क्या बोला, गिवन बाय मैक्सवेल प्लैंक। ठीक है, इसके मेन पॉइंट्स क्या है? मेन पॉइंट्स देख लीजिए एक बार। देखो, पहले एक छोटा सा डायग्राम बनाता हूँ मैं। ओके, वो डायग्राम समझने की कोशिश करना। अगर वो आपको डायग्राम अच्छे से समझ आ जाएगा तो इसके जो पॉइंट्स है वो भी आपको क्या है, बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो हमने एक गन ली। ठीक है, क्या ली? एक हमने ये गन ली इस तरीके से। ठीक है, यहाँ पर इसका ट्रिगर है और यहाँ से क्या है, ये ट्रिगर तब आप जब ट्रिगर को दबाओगे तो क्या है, इसमें से बुलेट निकलेगी। इसमें से क्या निकलेगी? बुलेट। ये क्या निकली इसमें से? बुलेट। तो ठीक है, ये बुलेट क्या है, यहाँ पर आपका क्या है, एक बुलेट प्रूफ जैकेट। बुलेट प्रूफ जैकेट बॉल है। ठीक है, या क्या है, बुलेट प्रूफ जैकेट। बुलेट प्रूफ जैकेट। ठीक है, तो इसने क्या कहा, प्लैंक क्वांटम ने, जो ये प्लैंक जी थे, इन्होंने क्या कहा कि जो एनर्जी है वो ट्रेवल्स करती है इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स। क्या कहा? एनर्जी आर ट्रेवल्स in the form of packets, in the form of packets। ठीक है, और इस पैकेट्स को इन्होंने बाद में क्या कहा, these energy packets are called quanta। these energy packets are called क्वांटा। इतनी बात सभी को क्लियर? अभी तक प्लैंक ने क्या किया, उन्होंने एज्यूम किया, जैसे एक गन ली। ठीक है, और यहाँ बुलेट प्रूफ जैकेट है, उस पर उसने क्या किया, फायर किया, तो इसमें से जो ये एक ही बुलेट है ये मूव कर रही है। ठीक है, अगर हम इसको ऐसा कुछ हमारे पास इंस्ट्रूमेंट हो, ठीक है, जिससे हम इसकी स्पीड को माप सकें, ठीक है, तो क्या हमें दिखेगी ये, तो ये क्या होगी, हैविंग एनर्जी। दिस एनर्जी हैव कॉल्ड पैकेट्स। तो ये क्या है, जो बुलेट आपकी मूव कर रही है, ये एनर्जी रखेगी, और वो जो एनर्जी है वो किस फॉर्म में होगी, पैकेट की फॉर्म में होगी बेटा। लेकिन बात अब ये आती है कि सर फिर इन पैकेट्स को हम ऑब्जर्व क्यों नहीं कर पाते? अगर ये पैकेट की अमाउंट अगर ज़्यादा हो जाए, इन पैकेट्स की अमाउंट जो है वो क्या हो जाए, ज़्यादा हो जाए, तो उनको हम ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे। इफ द नंबर ऑफ पैकेट्स इज मोर देन, if these packets are more then we can't measure these packets। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी। क्यों मेजर नहीं कर पाते? क्योंकि अगर ये पैकेट्स ज़्यादा हो जाएंगे तो ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी होगी, जितनी ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी होगी वो उतनी ही ज़्यादा स्पीड से क्या करेगा, मूव करेगा। ये बात क्लियर हुई आपको? ठीक है, तो इसके बाद देखिए, मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ। अगर हम कुछ अप्रोक्स आइडिया लें, तो 1 सेकेंड में 10⁻23 पैकेट्स ऑफ एनर्जी रिलीज होती है। और यही जो प्लैंक क्वांटम थ्योरी है, इसने इस बात पर फोकस भी किया, जो वेव या रेडिएशंस है उनका नेचर पार्टिकल्स होता है। कैसा नेचर होता है? पार्टिकल्स नेचर होता है। क्लियर है ये बात? ठीक है, तो क्या है, दिस पैकेट्स ऑफ एनर्जी आर कॉल्ड क्वांटा। ठीक है, क्या कहेंगे उनको, क्वांटा। लेकिन अगर हम इन्हीं क्वांटा की बात करते हैं विजिबल रीजन में, किसमें बात करते हैं,
विजिबल रीजन्स में। इन केस ऑफ लाइट एनर्जी, इन केस ऑफ, नेक्स्ट पॉइंट है बेटा जी, इन केस ऑफ लाइट एनर्जी, इन केस ऑफ ए लाइट एनर्जी या विजिबल रीजन, विजिबल रीजन, these quanta या पैकेट्स आर कॉल्ड फोटॉन्स। क्या कहोगे आप उसको? फोटॉन्स। याद रखना है अभी। सिर्फ अभी तक हमने क्या क्या टर्म की है, पैकेट्स क्या होते हैं, क्वांटा क्या होती है, ठीक है, यानी एक सेकंड में कितने पैकेट्स ऑफ एनर्जी निकलते हैं, सिर्फ अभी यही बात की है हमने। और प्लैंक ने क्या कहा? एनर्जी ऑफ फोटॉन्स। अभी एक फॉर्मूला जनरेट करेंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वो उसी बेस पर आपके न्यूमेरिकल्स भी काफ़ी पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, ठीक है। तो इन्होंने क्या कहा, प्लैंक जी ने क्या कहा, प्लैंक सेज, क्या कहा इन्होंने कि जो एनर्जी है बेटा, एनर्जी ऑफ फोटोन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी न्यू। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? न्यू। अगर हम ये प्रोपोर्शनल के साइन को रिमूव करें तो एनर्जी इज इक्वल टू एच न्यू। ये एच क्या है बेटा? अभी बात करेंगे हम। एच इज़ दी प्लैंक कांस्टेंट, एच इज़ दी प्लैंक कांस्टेंट, ठीक है। तो अगर फिर न्यू आपको पता है तो एक फॉर्मूला अभी आपको पता चल जाएगा, क्या बनकर आएगा? एच सी अपॉन लैम्डा। बिकॉज यहाँ साइड में लिख देता हूँ, आपको पता है न्यू इज इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा। अभी अभी पीछे जब मैंने बेसिक्स बात बताई थी वहाँ पर भी मैंने आपको बताया था क्या कि जो फॉर्मूला आया है ये न्यू वाला, और रिलेशन आया बिटवीन क्या था, वेलोसिटी, वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी, ये आपका बहुत ही ज़्यादा यूज़ में लिया जाएगा, ठीक है। तो ये क्या आ गया? एनर्जी इज इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा, और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है। अभी बात कर लेते हैं ई से क्या आपकी एनर्जी, और आपकी एच जो है बेटा जी ये क्या है? प्लैंक कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू होती है प्लैंक कांस्टेंट की 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल, -34 जूल सेकेंड। वेलोसिटी ऑफ लाइट क्या होती है? जो c है 3.8 इंटू 10⁸8, ठीक है, सेकंड। और लैम्डा आपको जो लेना है ये एंगस्ट्रॉन में लेना है। किस में लेना है? एंगस्ट्रॉन में लेना है। क्लियर है ये बात? तो ये क्या था आपका? कंप्लीटली अबाउट प्लैंक क्वांटम थ्योरी। और इसके बाद जो टोटल एनर्जी है, अगर आपके पास क्या है, द टोटल एनर्जी रिलीज और एब्जॉर्ब इन होल नंबर मल्टीप्लाई बाई क्वांटा। टोटल नंबर ऑफ एनर्जी कैसे निकालेंगे? लिख लिया। लास्ट पॉइंट जो है फोर्थ है, फिफ्थ अपने अकॉर्डिंग देख लेना। टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी या टोटल एनर्जी रिलीज्ड या एब्जॉर्ब्ड in whole number is whole number multiply of quanta, whole number multiply by quanta, ठीक है। जैसे E total is equal to n h न्यू, जो ये n है ये वोल नंबर, क्या ये वोल नंबर। क्लियर हुआ? ये किसके बारे में डिस्कशन था बेटा जी? ये था प्लैंक क्वांटम थ्योरी। किसके बारे में था ये? प्लैंक क्वांटम थ्योरी। एक बात और लिख लेते हैं, चलो। जो एच सी की वैल्यू हमने अभी अभी क्या फॉर्मूला पढ़ा था? E इज इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा। एच की वैल्यू क्या होती है, सी की वैल्यू क्या होती है? अगर हम इसको सोल्व करें तो हमारे पास एक वैल्यू आती है, वो वैल्यू क्या है? एच सी इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई करके देख लेना, ठीक है, वो आती है इलेक्ट्रॉन वोल्ट की फॉर्म में। किस फॉर्म में आएगी? 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। न्यूमेरिकल्स में ईजी रहेगा।
ठीक है। इसको अगर हम नैनोमीटर में कन्वर्ट करेंगे, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है तो नैनोमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या है, इसको हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो 12400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू एंगस्ट्रॉन, ठीक है, इस फॉर्म में यूनिट आ जाएगी। और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। क्यों किया है, देखो अभी जो फ्लैंक जो कि आपकी फ्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू थी वो किस में थी, 6.626 जो थी इंटू 10⁻⁻34 जूल पर सेकेंड। तो इसी वजह से एक रिलेशन है, इसी वजह से क्या एक रिलेशन है, क्लियर है। तो ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू फ्रीक्वेंसी और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, ठीक है। एक ये फॉर्मूला आप याद रखना है आपको। अगर दो एनर्जी आ गए आपके पास, क्या आ जाए, टू एनर्जी का कंपेयर करा ले तो E1 अपॉन E2 इज इक्वल टू μ1 अपॉन μ2 इज इक्वल टू λ2 डिवाइड बाई λ1, ठीक है। तो कंपेयर करा ले तो आप ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। वेवलेंथ को और एनर्जी को कंपेयर करा ले तो ये रिलेशन होगा। और फ्रीक्वेंसी और एनर्जी को कंपेयर कराए तो आपके पास ये फॉर्मूला रहेगा। एक बात और भी बताना चाहेंगे आपको, फोटोन हैव रेस्ट मास इज इक्वल टू 0, स्टार लगा करके पॉइंट लिख लीजिए। फोटोन हैव रेस्ट मास इज इक्वल टू 0 इफ फोटोन आर ट्रेवल्ड इन द फॉर्म ऑफ वेव। इफ फोटोन आर ट्रेवल्ड इन द फॉर्म ऑफ वेव, लेकिन इफ फोटोन्स आर ट्रेवल इन द फॉर्म ऑफ पार्टिकल्स की फॉर्म में क्या करेगा, पार्टिकल फॉर्म में अगर वो क्या करेगा, ट्रैवल। कौन, फोटॉन्स की बात कर रहे हैं, फोटॉन्स ट्रैवल इन द फॉर्म ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है, ऐसे लिख लीजिए, फोटॉन ट्रैवल इन द फॉर्म ऑफ पार्टिकल। उस टाइम पर जो वेलोसिटी है, ठीक है, जो वो क्या होगी, लाइट की जो वेलोसिटी है उसी फॉर्म में। फोटोन ट्रेवल्स इन वैक्यूम, फोटोन ट्रेवल्स इन वैक्यूम। तो क्या किससे मूव करेगा, किससे ट्रेवल करेगा, विद द वेलोसिटी ऑफ लाइट, विद द वेलोसिटी ऑफ लाइट, वेलोसिटी ऑफ लाइट की फॉर्म में ट्रैवल करेंगे, ठीक है। E इज इक्वल टू एच न्यू और एच सी अपॉन लैम्डा। ये जो है न्यू, ये क्या है, वेव वाली फॉर्म है, और वेव वाली फॉर्म में नॉट चेंज, और ये सी क्या थी, वेलोसिटी ऑफ लाइट, ये स्पीड है, स्पीड क्या हो जाती है, चेंज। देखो फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती है बेटा, याद रखना, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो फोटॉन्स है उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज होती नहीं, नॉट चेंज, फ्रीक्वेंसी नॉट चेंज, बट जो स्पीड है वो क्या हो जाती है, तब मीडियम चेंज होता है, स्पीड चेंज, और जो ये लैम्डा है ये भी क्या हो जाता है, चेंज। जो कांस्टेंट रहता है वो क्या रहता है, फ्रीक्वेंसी, क्या रहता है, फ्रीक्वेंसी। ये क्वेश्चन ऐसे ही जनरली हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। आप लैंग्वेज अपनी तरीके से लिख सकते हो, मैं डायरेक्ट क्वेश्चन लिख रहा हूँ। अगर आपको लैम्डा दे रखा है 4000 एंगस्ट्रॉम और आपसे पूछ रहा है कि एनर्जी निकाल के बताइए क्या आएगी, तो यू नो दैट एनर्जी इज इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा, एच सी अपॉन लैम्डा। आपको एनर्जी निकालनी है, एच सी की वैल्यू आपको पता है, तो क्या है बताइए, एच सी की वैल्यू क्या थी, और जो लैम्डा है ये किस फॉर्म में है, किस फॉर्म में दे रखा है, एंगस्ट्रॉन की फॉर्म में, किसकी फॉर्म में, एंगस्ट्रॉन की फॉर्म में। तो एच सी की वैल्यू ये भी किसकी फॉर्म में होनी चाहिए, एंगस्ट्रॉन की फॉर्म में होनी चाहिए, जो कि मैंने यहाँ पर लिखवाई थी आपको, ठीक है। तो क्या आएगा, डायरेक्ट वैल्यू पुट कर सकते हो आप, 12400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉन डिवाइडेड बाई 4000 एंगस्ट्रॉन। ये एंगस्ट्रॉन से एंगस्ट्रॉन कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये यहाँ से ये कैंसिल आउट, और इसको सोल्व करोगे तो कितना आएगा, 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 3.1
इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये किस में आई है, एनर्जी इज इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो ऐसे ही आप क्या कर सकते हो, अगर इसमें n की वैल्यू क्या है, कैलकुलेट नंबर ऑफ फोटॉन्स, क्या निकल वाले, नंबर ऑफ ए फोटॉन्स, कैलकुलेट नंबर ऑफ फोटॉन्स। तो नंबर ऑफ फोटॉन्स कैसे निकालोगे, E इज इक्वल टू एन एच न्यू, और कैसे ले सकते हो, एन एच सी अपॉन लैम्डा। ये वैल्यू आपको पता है, ये वाली वैल्यू पता है, ये वाली वैल्यू पता है आपको। एन की वैल्यू निकालनी, अगर आपको एनर्जी की वैल्यू गिवन है तो आप एन की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। क्लियर है, तो ये कंप्लीट डिस्कशन था अबाउट इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक वेव थ्योरी एंड प्लैंक क्वांटम थ्योरी। एक दो न्यूमेरिकल्स और भी डिस्कस करेंगे। फिर हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है बेटा, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट और डायरेक्ट पूछने वाला आपका कह सकते हो टॉपिक है, जिसको कहेंगे हम ब्लैक बॉडी रेडिएशन एंड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट में बताइए आपको वीडियो कैसे लगा। और जो क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा है उन क्वेश्चंस के आंसर किया करो। 11th क्लास से कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, ठीक है। मिलते हैं जल्दी ऐसी एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, सी यू। और चैनल को जाते जाते सब्सक्राइब करना ना भूलिए।